हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में आपको प्रत्यास्था के लेक्चर का आगे वाला भाग पढ़ाएंगे। ये 5वां लेक्चर है आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रत्यास्थता के बारे में बताया, यंग प्रत्यास्था गुणांक बताया, प्रत्यास्था के बारे में क्या बताया था। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विरूपक बल हटाने पर वह पुनः अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। ये प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, हमने ये भी समझाया था आपको, मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था कि स्टील के रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव करवा दिया था। ठीक है, और उसके बाद खिंचे हुए तार में संचित स्थिति से ऊर्जा निकलवाई थी, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब आज हम शुरू करेंगे। आखिरी टॉपिक है इस भाग का, मतलब प्रत्यास्था के लेसन का जो है ये आखिरी भाग है। लिखेंगे दो क्लैंपों के बीच, हेडिंग होगी आपके पास, दो क्लैंपों के बीच, दो क्लैंपों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तापीय प्रतिबल, उत्पन्न तापीय प्रतिबल, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कसे हुए तार पे उत्पन्न तापीय प्रतिबल। चलिए देखते हैं। देखिए, तापीय प्रतिबल। अब जैसे दो क्लैंपों के बीच कसे हुए, ऐसा कह सकते हैं जैसे दो खंभों के बीच तार होते हैं। ठीक है, तो आपने अनुभव किया होगा कि जो है गर्मियों के मौसम में तार ढीले हो जाते हैं। जैसे दो बिजली के तार होते हैं, खंभों में लगे हुए होते हैं, तो गर्मियों के मौसम में वो तार क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, जबकि ठंडियों में वो तार क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, कस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो उसी के बारे में, उसमें कौन सी घटना, उनके बीच में कौन तनाव बल लगता है, जब कसता है तो तनाव बल लगता है, उसी तनाव बल को आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। समझ में आया? तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। ठीक, यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, जब किसी तार को हम क्या करते हैं, मतलब तार के दोनों सिरों को दो, मतलब कोई तार लेते हैं, उसको दो क्लैंपों के बीच में क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। उसके बाद उसको T डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में लंबाई L थी और ठंडा करने के बाद उसके लंबाई में जो कमी आई वो कितनी आई, स्मॉल l की आई। ठीक है, तो देखते हैं। माना, लिखेंगे माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। उसे T डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसकी लंबाई में कितने की कमी आती है, स्मॉल l की कमी आ जाती है। ठीक, कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा आपको कि जैसे कोई तार है, उसको ऐसे, ये तार है, इसको दो क्लैंपों के बीच में ऐसे टाइट कर दिया गया। ठीक, और उसके T डिग्री सेल्सियस तक क्या किया गया, प्रारंभ में इसकी लंबाई कैपिटल L है और T डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा किया गया। और T डिग्री सेल्सियस तक जब उसको ठंडा किया गया तो उसकी लंबाई में कितनी कमी हो गई, L की कमी हो गई। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, बिजली के तारों को आप अनुभव कर सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में तार ढीले होते हैं और जब ठंडी आती है, ठंडियाँ पड़ती हैं तो तार क्या होते हैं, कस जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब उसकी लंबाई में थोड़ी बहुत कमी आती है, इसलिए वो कस जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है। ठीक है, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, उसे T डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसकी लंबाई L की जो है क्या आती है, कमी आ जाती है। इस तरीके से रेखीय प्रसार गुणांक बराबर आपने पढ़ रखा है। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, ताप में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप मान लें T डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर। ठीक है, तो या T कर लीजिए, यहाँ पर डेल्टा T कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस
मतलब टी पर तो था ही, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसकी कमी इतनी आ जाती है। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आ जाएगी लंबाई में कमी बटे आपका हो जाएगा क्या, लंबाई में कमी प्रारंभिक लंबाई और गुणे ताप परिवर्तन। ये सूत्र हो गया। तो इसको सूत्र के रूप में हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से लंबाई में कमी कितनी हुई, स्मॉल एल की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसका मतलब स्मॉल एल बटे एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा, इसको कहते हैं हम क्या, विकृति। क्या कहते हैं इसको, विकृति। याद है ना, विकृति क्या कहते हैं, देखिए लंबाई में परिवर्तन, या ये अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। समझ में आया सबको, ठीक। तो हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक, ये निकाल लिया आपने। अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिबल, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिबल ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चूंकि तार का प्रत्यास्था गुणांक, तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति आपको पढ़ाया गया है, ठीक। तो यहां से प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति, y इंटू कितना, विकृति। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो प्रतिबल बराबर, यहां लिख लेते हैं, देखिए प्रतिबल बराबर, यहां से प्रतिबल आपका क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया प्रतिबल, ठीक। इस पे ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इक्वेशन नंबर 1। इसे तापीय प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक। अब ये तापीय प्रतिबल हो गया। तो अब आगे हम बात करते हैं, देखिए चूंकि प्रतिबल बराबर आपने पढ़ा है, देखिए चूंकि प्रतिबल बराबर प्रतिबल बराबर आपने पढ़ रखा F बाई ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F बराबर A गुणे कितना, प्रतिबल, पढ़ा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू, अगर हम A गुणे प्रतिबल की बात करें तो A और प्रतिबल का मान कितना है आपके पास, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसका मुख्य फार्मूला, मतलब आपको जो प्रतिबल है, मतलब फोर्स जो है वो इस पर डिपेंड करता है। ए इंटू मतलब एरिया पर, यंग प्रत्यास्था गुणांक पर, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, और किस पर, डेल्टा टी पर, ठीक है, तापांतर। इस तरीके से ये इसका डेरिवेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रत्यास्था के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग, ठीक। प्रत्यास्था के अनुप्रयोग की अगर बात करें तो देखिए ये प्रत्यास्था के अनुप्रयोग। अब इसमें कुछ अनुप्रयोग के बारे में पहले बात करने से पहले हम प्रत्यास्था के गुण के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यास्था का गुण आपको पढ़ाया भी जा चुका है कि प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी पूर्व अवस्था में, मतलब विरूपक बल को हटा लेते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में क्या करता है, लौट आता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करें अगर इसके अनुप्रयोग की, ठीक है, तो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग होता है, ठीक है, कि भार उठाने वाली रस्सी, जो पहला अनुप्रयोग है नंबर 1, क्रेन से भार उठाने वाली रस्सी मोटी होती है, मोटी ली जाती है। अब देखिए भाई, अगर हमने क्या कहा कि जो क्रेन से भार उठाने वाली रस्सी होती है, जो क्रेन मशीन होती है, उसकी जो भार उठाने वाली रस्सी होती है, ठीक, उसको
मोटा क्यों लिया जाता है? देखिए इस वाले फार्मूले पे ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू ए वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, ठीक। कोई भी इक्वेशन कब संतुलित होता है? जब दोनों पक्ष की विमाएं बराबर होती हैं। मतलब कोई इक्वेशन दी गई तो इसका मतलब ये संतुलन की स्थिति में है। अगर एक में परिवर्तन, एक तरफ एक साइड में परिवर्तन किया गया तो दूसरी साइड में परिवर्तन अपने आप स्वतः हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए में परिवर्तन करेंगे तो एफ में होगा, वाई में परिवर्तन करेंगे तो एफ में होगा, मतलब सब में। इसका मतलब यह है कि इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर किसी को बढ़ाएंगे तो किसी को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक। तो देखिए क्रेन से भार उठाने वाली रस्सी मोटी ली जाती है, ठीक है। क्यों ली जाती है? देखिए यहां पर ली जाती है, ठीक। अब देखिए इसलिए ली जाती है कि अगर रस्सी मोटी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उस पर फोर्स उतना ही कम अप्लाई होगा, फोर्स उतना कम अप्लाई होगा। मतलब ये तनाव बल, मैंने क्या कहा, इसे कहते हैं तनाव बल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी बल को हम क्या कहते हैं? यही तनाव बल है, यही तनाव क्या है? बल है, ठीक। तो देखिए अगर हम क्रेन से जो रस्सी मोटी होती है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है? तनाव बल क्या होता है? कम हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक। मतलब रस्सी इसलिए मोटी ली जाती है जिससे मोटे उसका एरिया ज़्यादा होता है, रेडियस ज़्यादा होता है। मोटा रस्सा लिया तो उसका रेडियस ज़्यादा हुआ, रेडियस ज़्यादा हुआ तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, और क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर जो प्रतिबल होगा, वो तनाव बल जो होगा वो कम लगेगा, जिससे रस्सी टूटेगी नहीं, ठीक है। और दूसरा होता है, दूसरा अनुप्रयोग है, बहुत सारे हैं, दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक, पुल अथवा मकान के नीचे के पिलर का, मकान के पिलर का नीचे का भाग फैलावदार होता है। नीचे का भाग कैसा होता है? फैलावदार होता है, ठीक है, फैलावदार होता है। कुछ इस तरह देखिए, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे। आप कभी पुल पे देखिए, पुल पे ऐसे ही आकृति मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप ऊपर और नीचे एरिया का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एरिया का मान अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो तनाव बल है वो क्या होगा? कम होगा। देखिए क्षेत्रफल बढ़ा तो तनाव बल क्या हुआ? कम हुआ, ठीक। इसलिए ऐसा होता है। इसके कुछ और सारे ऐसे अनुप्रयोग हैं, आप उनको जो है आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए ये आपके मुख्य अनुप्रयोग थे, क्रेन से भार उठाने वाली रस्सी मोटी क्यों ली जाती है, और एक पुल जो है, पुल पे आप कभी भी जाइए, नीचे देखिए ऐसे चौड़ा, ऊपर चौड़ा होगा, नीचे चौड़ा होगा, जिससे एरिया बढ़ जाता है और उस पर दाब जो है वो कम लगता है, तनाव बल जो होता है वो क्या होता है? कम लगता है, ठीक है। तो इससे भारी भारी गाड़ियाँ उससे निकल जाती हैं। इस तरीके से ये टॉपिक जो है आपका क्लैंपों के बीच खिंचे हुए तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तापीय प्रतिबल जो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, अभी जो मैंने आपको तापीय प्रतिबल के बारे में पढ़ाया, ठीक है, प्रत्यास्था में तापीय प्रतिबल के बारे में बताया, उस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। वो एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए।
चलिए बच्चों देखिए, ये है आपका एक सवाल लिखा है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक स्टील का तार दोनों सिरों पर दृढ़तापूर्वक बना हुआ है, जो मैंने बताया खंभों के बीच बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यदि तार का ताप 40 डिग्री से घटाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब पहले 40 था और घटाकर उसको 20 कर दिया गया, तो तनाव बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक ये दिया गया है आपको, और यंग प्रत्यास्था गुणांक ये इतना आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए जो दिया गया है पहले लिख लीजिए। देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब एल बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब ए बराबर 1 mm स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक स्टील के दोनों सिरों पर दृढ़तापूर्वक बना है यदि तार का ताप डेल्टा टी बराबर कितने से घटाया गया भाई, 40 से शुरू किया गया है। ठीक है, पहले 40 डिग्री था, बाद में उसको 20 डिग्री किया गया, मतलब 40 डिग्री माइनस कितना 20 डिग्री बराबर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी हो गया। दिया जाए तो तनाव बल आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको ज्ञात करना है किसका मान, एफ का मान। ठीक, अब उसके बाद क्या कहा गया है, कर दिया जाए तो तार का तनाव ज्ञात कीजिए। स्टील का यंग प्रत्यास्था नहीं, अल्फा बराबर प्रसार गुणांक 1.1 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद यंग प्रत्यास्था गुणांक y इक्वल टू दिया गया है 2.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें दी गई हैं और आपको f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, तनाव बल का। ठीक, तो अभी देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है F इक्वल टू क्या पढ़ा है, तनाव बल का फार्मूला अभी निकलवाया था मैंने, F इक्वल टू वाई ए और इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला पढ़ा है, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये निकाल लिया आपने, लगा ले। अब F इक्वल टू वाई की वैल्यू आपके पास यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 × 10⁻11, ठीक है, कितना है आपके पास 2.0 × 10⁻11 आपको दिया गया है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक ये हो गया आपका 10⁻11 यहाँ पर। और उसके बाद फिर ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 1 × 10⁻⁻6 और इंटू ए हो गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1.1 × 10⁻⁵ और डेल्टा टी बराबर आपको दिया गया है कितना, बोलिए, डेल्टा टी बराबर आपको दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब गुणे में 20, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको अब लगाना है इसको। देखिए क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, देखिए पहले पावर सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर बचा आपका ये 1 से 1 ही होगा, ये हो जाएगा फिर गुणे 20 और गुणे, ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 1.1 और गुणे, पावर हल कर लीजिए पहले, 6 5 11, ठीक है, तो 10 की घात में 11 - 11 हो जाएगा, 6 5 11, 11 - 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 40 और ये हो जाएगा 1.1 और गुणे 10 की घात में 0, और किसी चीज़ की घात में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है आपको मालूम है 1 होता है, अर्थात अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू 4 × 4, ठीक है, 1 शून्य बढ़ेगा, 4 × 4 4 × 4 11 × 44, एक संख्या बाद दशमलव, ये हो गया, तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका 44 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा F बराबर 44 न्यूटन। इस तरीके से इसके और भी सवाल आप अपने आप से कुछ लगाइए। ठीक है, समझ में आया। अब इस तरीके से आज ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम नए लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए तब तक।